Hi guys, this is Devendra Rathi, about to serve as an assistant commandant in ITBP. As you know that I had committed you guys that I'll create a playlist exclusively for the UPSC CAPF AC personality test preparation and उस playlist में मैंने 3-4 वीडियोज़ ऑलरेडी डाल दी हैं. द नेक्स्ट वीडियो इज़ फॉर दी मॉक जो मैं अभी डाल रहा हूँ. मॉक इंटरव्यूज़ देते टाइम किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या करना है, उनको एनालाइज कैसे करना है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे. इससे पहले मैंने आपसे मोस्ट पोटेंशियल क्वेश्चंस जो आप यूपीएससी सीएपीएफ के पर्सनालिटी टेस्ट में पूछे जाते हैं उसकी वीडियो आपके साथ शेयर की थी. उसके बाद जो मुझे क्वेश्चंस और भी याद आए हैं वो मैंने इस वीडियो के लास्ट में लगा दिए हैं. 10-12 के आसपास क्वेश्चंस हैं, वो भी मैं अभी यहाँ पे डिस्कस कर लूँगा. इसके साथ साथ एटलीस्ट 2 और वीडियोज़ हैं जो मैंने सोचा है कि मैं अपलोड करूँगा. द फर्स्ट वन वुड बी द ड्रेस कोड की पर्सनालिटी टेस्ट में ड्रेस कोड क्या होना चाहिए एंड किन चीज़ों का ध्यान रखना है. उसके अलावा हैंडलिंग द डी डे कि आपका जिस दिन पर्सनालिटी टेस्ट होगा आपको उस दिन को कैसे हैंडल करना है, व्हाट आर द डूज़ एंड व्हाट आर द डोंट्स. तो वो सब चीज़ें जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो मुझे और भी जो क्वेश्चंस याद आएंगे वो मैं इन 2 वीडियोज़ के लास्ट में भी लगा दूँगा. इसके अलावा मुझे अगर कुछ लगा इंपॉर्टेंट है, वीडियो अपलोड करने लायक है, तो फिर मैं वो देख के आपके साथ अपलोड कर दूँगा. मैं अपनी एकेडमी ज्वाइन कर रहा हूँ 15 अप्रैल को. एज यू नो कि मेरा ज्वाइनिंग लेटर आ चुका है. मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अपनी एकेडमी ज्वाइन करने से पहले आपके साथ जितनी भी रिलेवेंट वीडियोज़ हैं रिगार्डिंग दी पर्सनालिटी टेस्ट मैं वो सारी की सारी शेयर कर दूँगा. बिकॉज आई नो दैट यूर स्केड्यूल इज़ ऑलरेडी आउट. दिस इज़ हाई टाइम. तो मेरे से जो हेल्प होगी मैं कर दूँगा. दिस इज़ द स्केड्यूल विच आई एम टॉकिंग अबाउट. यूपीएससी ने 3 अप्रैल को ये अपलोड कर दिया था एंड इन्होंने बताया है कि जो 965 कैंडिडेट्स हैं उनका पीटी स्केड्यूल ये है. ये फर्स्ट फेज़ है. सेकंड फेज़ जो है वो उन्होंने साफ बोल दिया है कि हम मई 2025 में सेकंड फेज़ अपलोड कर देंगे. फर्स्ट फेज़ वालों के लिए मुझे लगता है थोड़ी एज है. वो क्यों है बता देता हूँ. क्योंकि आपको 31 से 32 डेज़ का टाइम मिला है उस बंदे को जिसका पहले दिन इंटरव्यू है. हमारे केस में जो पहले दिन इंटरव्यू देने वाला था उसको सिर्फ 17-18 दिन ही मिले थे. तो हमको जितना टाइम मिला था उससे डबल आपको मिल रहा है ऑलमोस्ट. तो आपके पास एज है. सेकंड फेज़ वाले जो हैं उनको अपनी पर्सनालिटी अभी से ही फुल फ्लेज्ड मैनर में स्टार्ट कर देनी चाहिए. उसका रीज़न अभी बता देता हूँ. क्योंकि मई के फर्स्ट या सेकंड वीक में आपका स्केड्यूल वो इशू कर देंगे और जितना टाइम अब दे रहे हैं ना वो 30-32 दिन, मुझे नहीं लगता है कि इतना टाइम वो सेकंड फेज़ वालों को भी देंगे. वो मई में ही स्केड्यूल इशू करके लास्ट वीक ऑफ मई में ही आपके पर्सनालिटी टेस्ट सेकंड फेज़ के स्टार्ट कर देंगे. तब टाइम मिलेगा नहीं, फिर आप भगदड़ मचाओगे. इट्स बेटर कि अभी से ही अपनी प्रिपरेशन फुल फ्लेज्ड मैनर में स्टार्ट कर देना. जो आपके एडमिट कार्ड्स हैं पर्सनालिटी टेस्ट के जिनको कि यूपीएससी समन लेटर बोलता है वो आपके यूपीएससी की वेबसाइट पे अभी वो डाल देंगे, उन्होंने बता दिया है. इसके अलावा आपका टीए वाला फॉर्म आप डाउनलोड करके अपना भर के चले जाना. बहुत ज़्यादा कुछ पैसे वैसे भी मिलते नहीं हैं, स्लीपर का ही मिलता है. एंड अभी फ़िलहाल तो यार आपका खुद ही देख लो कि आपका मई का मंथ आएगा, जून का मंथ आएगा. उस ऐसे महीने में सेकंड क्लास या स्लीपर क्लास में ट्रैवल करना मतलब पसीनों में तैरने वाली बात है. तो इतना ज़्यादा सेंसिबल नहीं है वो. आप एसी चेयर कार में जाओगे बट वो देंगे आपको स्लीपर का ही. तो जैसे मैं अपना एग्जांपल दे दूँ तो मैंने अप्रॉक्स 1500 के आसपास रुपये खर्च दिए थे आने और जाने में, लेकिन मुझे शायद 250 रुपये के आसपास यूपीएससी ने वापस रीइंबर्स किए थे. इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है मीडियम ऑफ द पर्सनालिटी टेस्ट. हमारे से जब हमने अपने समन लेटर डाउनलोड किए थे उसी टाइम पे ऑप्शन आया था कि आपको मीडियम क्या चूज़ करना है. मोस्ट प्रोबेबली आपका भी वही केस होगा. तो इस पर्टिकुलर टाइम पे अपना ये डिसीजन ले लेना कि आपको मीडियम क्या रखना है. सोच समझ के करना क्योंकि बाद में फिर वो चेंज नहीं होगा. ऑलवेज़ रिमेंबर दीज 2 थिंग्स कि आपके बैच को हमारे बैच से ज़्यादा टाइम मिला है विच इज़ गुड. सेकेंड थिंग इज़ कि असली जो प्रिपरेशन होती है ना वो स्केड्यूल आने के बाद ही होती है. हो सकता है आप में से कई लोग अभी डरने वाले सिनारियों में हों कि यार एकदम से स्केड्यूल आ गया है अब हम क्या करेंगे. देखो स्केड्यूल ने तो आना ही था और सबको पता ही था कि इस टाइम के आसपास ही आएगा. तो जो ठीक ठाक कैंडिडेट्स हैं उन्होंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है. जिन्होंने नहीं भी की है कोई बड़ी बात नहीं है. मैंने खुद ने अपनी प्रिपरेशन तब स्टार्ट की थी ढंग से जब मेरा स्केड्यूल आउट हो गया था. मेरे पास 44-45 दिन थे और मैंने अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर ली थी. आपके पास अगर 35-40 दिन हैं
तो आप ज़ीरो से स्टार्ट करके भी पर्सनालिटी टेस्ट में 100+ मार्क्स ला सकते हो अगर आप दिन में 10 से 12 घंटे सिर्फ पर्सनालिटी टेस्ट की प्रिपरेशन पे ध्यान दोगे तो। इन दिनों को, ये जो आपके पास अभी दिन है आपके पर्सनालिटी टेस्ट से पहले, इनको यूपीएससी पर्सनालिटी टेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में जीना सीखो। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि आप सुबह उठ रहे हो तो यूपीएससी सीएपीएफ के पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में सोचो। उस चीज़ को इमेजिन करो कि आप सामने बैठे हो, आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जब आप नहा रहे हो या फिर आप वॉशरूम में हो या कहीं जा रहे हो या शाम को घूम रहे हो, तो उस टाइम पे खुद से क्वेश्चंस पूछो, खुद से आंसर दो। 30-40 दिन के बाद आप ये नोटिस करोगे कि आपने सबकॉन्शियसली एक अलग ही क्वालिटी अपने अंदर इनकलकेट कर ली है, जल्दी से और जेन्युइन आंसर्स प्रिपेयर करने की। तो जिन लोगों को ऐसी प्रॉब्लम आती है कि उनको पता तो है लेकिन वो वर्ड्स में पुटअप नहीं कर पा रहे हैं, तो ये प्रैक्टिस करो, इन दिनों को पर्सनालिटी टेस्ट के हिसाब से ही जियो। 10-12 घंटे लगाओ, खुद से क्वेश्चन पूछो, खुद से आंसर दो। हर टाइम इसके बारे में ही सोचोगे तो सबकॉन्शियसली आपके पास ये कैपेबिलिटी डेवलप हो जाएगी कि आप अच्छे से और इजीली फ्लुएंटली अपने आंसर्स रख पाओगे बोर्ड के सामने। ये जो वीडियो है ये क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म में है, जस्ट टू मेक इट ईजी। तो द क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कि मॉक कब देने चाहिए। देखो, जब भी पीटी का शेड्यूल बाहर होता है तो कोचिंग अकेडमी जो होती हैं वो अपना अपना बताना स्टार्ट कर देती हैं कि हम अपने मॉक स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ अकेडमीज ऐसी हैं जिनकी वेबसाइट पे आप जाओगे एंड वहाँ से अपने स्लॉट बुक करोगे। कुछ ऐसी हैं जहाँ आपको फ़ोन करना पड़ेगा और पूछना पड़ेगा कि कब कब की अवेलेबिलिटी है, वो आपको बताएंगे। और ये सब फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे चलता है, तो अपने स्लॉट बुकिंग, अपनी प्लानिंग अपने हिसाब से स्टार्ट कर देना। इस वीडियो के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कब और कैसे स्लॉट बुक करने हैं। उसके बाद आपका जो पर्सनालिटी टेस्ट का सिलेबस है, देखो सिलेबस ऐसा कोई सेट नहीं होता, ऐसा कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं होता। दिस इज़ समथिंग जो आपने खुद के लिए सोचा था। आपने खुद के लिए सोचा था कि मैं ये सब चीज़ें प्रिपेयर करूँगा। हर एक इंसान अपना एक माइंडसेट बनाता है, हर एक इंसान अपने लिए खुद के लिए एक सिलेबस डिफाइन करता है, जिसमें एक कि आपकी बेसिक्स हैं, आपका बैकग्राउंड है, आपका डैफ है, आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स हैं, करंट अफेयर्स है, फोर्सेस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो हैं, बॉर्डर एरियाज़, बॉर्डर मैनेजमेंट, मतलब वो सब चीज़ें जो हैं आपने खुद भी सोचा होगा। तो इस टाइम पे आपका फोकस रहना चाहिए कि अगले 10-15 दिन तक आपको अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देना है। साथ के साथ जितनी भी अकेडमीज़ हैं जो ठीक ठाक है मैं बता दूंगा आपको, उनको फ़ोन वोन करो, ढूंढो, उनसे पूछो कि उनका स्केड्यूल कब स्टार्ट हो रहा है, ताकि आप अपने मॉक अच्छे तरीके से स्केड्यूल कर पाओ अपने हिसाब से। क्योंकि फिर बाद में बचे कुचे स्लॉट मिलेंगे। मुझे खुद को बचे कुचे मिले थे और मैंने बचे कुचे में ही काम चलाया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि किस पर्टिकुलर स्टेज के बाद हमें मॉक देने चाहिए, मतलब सेंस कब बनेगा मॉक देने का एक्चुअल में। देखो, अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की है अभी और आपकी प्रिपरेशन 40-50% के आसपास हुई है और आपको लगता है कि आप अभी मॉक दोगे, तो ये बुलशिट होगा, ये बिल्कुल भी मत करना। जब तक आपको खुद की प्रिपरेशन पे कॉन्फिडेंस नहीं है तो मॉक देने का कोई सेंस नहीं बनता। वहाँ पे वो क्वेश्चन पूछेंगे, आप बैठ के सॉरी सर बोलोगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। पैसे, टाइम, एनर्जी तीनों वेस्ट होंगे आपके। इसलिए ये एक लिटमस टेस्ट है कि आप एटलीस्ट 80% ऑफ योर सिलेबस जो आपने खुद ने सोचा था पहले वो कंप्लीट कर लो। 20% सिलेबस तो आप लास्ट के 1 हफ्ते या 10 दिन में भी कर लोगे और उसके साथ भी आप मॉक मैनेज कर सकते हो। बट जब तक आपका 80% सिलेबस नहीं हो जाता तब तक मॉक मत देना, क्योंकि उसका कोई सेंस नहीं बनेगा। नेक्स्ट इज़ कि कितने मॉक देने सफिशिएंट होंगे। ये वैसे तो सब्जेक्टिव है, बट कम से कम 2 ज़रूर देना। रीज़न इज़ कि 2 अलग अलग राय जब आपको मिलेंगी और 2 अलग अलग राय अगर क्लैश करेंगी तो ये इस बात की ऑथेंटिकेशन होगी कि हाँ, आपके अंदर ये प्रॉब्लम सच में है। फॉर एग्जांपल, मैंने 2 जगह दिया था और दोनों जगह से मुझे एक ही वीकनेस पता लगी थी, तो मैं समझ गया था कि मेरे अंदर सच में ही ये वीकनेस है। तो 2 जगह ज़रूर देना। हो सकता है एक अच्छा जाए एक बुरा जाए, वो बात की बात है, बट कम से कम 2 मॉक ज़रूर देने हैं। जिन लोगों का सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है वो बस इस फिराक में बैठे हैं कि अब मॉक ही मॉक देने हैं, तो भाई मुझे नहीं लगता कि 4 या 5 मॉक से ज़्यादा देने का कोई सेंस बनता है। आपको मॉक मॉक खेलना है वो अलग बात है, बट मेरे ख्याल से 5 मॉक के बाद एक सैचुरेशन स्टेज आ जाती है, जिसके बाद मुझे नहीं लगता कि मॉक देने का कोई सेंस बनता है। अब बात कर लेते हैं कि मॉक कहाँ देने चाहिए। ये भी सब्जेक्टिव है, हर एक बंदे को अपनी अलग अलग अकेडमीज़ के बारे में पता होता है। लेकिन जब मैं मॉक देने जा रहा था
तो मैंने भी खुद से बहुत ढूंढने की कोशिश की थी कि कहाँ देना ठीक रहेगा, काफ़ी जगह पढ़ने की कोशिश की थी। ऑलरेडी मेरे जो दोस्त हैं जो सिविल सर्विसेज में हैं उनसे बात करने की कोशिश की थी, तो मैं एट लास्ट इस कंक्लूजन पे पहुंचा था कि ये सारी एकेडमीज़ हैं जो मॉक्स ऑफ़र करती हैं रिगार्डिंग CAPF पर्सनालिटी टेस्ट्स। इसमें 6 नंबर पे बायजूस भी है जिनके मॉक इंटरव्यूज़ यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। बट द थिंग इज़ कि जो फोरम IAS है, फोरम IAS ने तो हमारे बैच के टाइम पे मना कर दिया था कि वो पर्सनालिटी टेस्ट कंडक्ट नहीं करा रहे हैं। बायजूस ने भी मना कर दिया था कि वो नहीं करा रहे हैं। उसके बाद बचता है AVKS, खान सर वाला ग्रुप जो है, संकल्प और दृष्टि IAS। ये चारों ही मॉक अच्छे माने जाते हैं, मार्केट में अच्छी खासी इनकी रेपुटेशन है। तो आप इन 4 में से अपने हिसाब से प्लान कर सकते हो। अगर आपको 2 देने हैं तो इसमें से जो टॉप के 2 छटते हैं आपके हिसाब से वो छाट लो। मैंने 2 जगह पे पर्सनालिटी टेस्ट दिए थे, मैं उसके बारे में बता दूंगा। वो दृष्टि है और एक AVKS है। खान सर और संकल्प वाले में मैंने नहीं दिया था, उसके पीछे कुछ रीजंस हैं, वो मैं आपको बता दूंगा अभी इस वीडियो में। देखो, मैंने बहुत सुना था संकल्प अकेडमी के बारे में, मुझे काफ़ी लोगों ने ये रेकमेंड किया था कि उनका जो पैनल है वो अच्छा है, तो आपको वहाँ देना चाहिए। बट द थिंग इज़ कि मैंने अपनी प्रिपरेशन लेट स्टार्ट की, तो ये जो 80% वाला क्राइटेरिया है मेरा लेट फिनिश हुआ था। मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस कि हाँ अब मैं मॉक दे सकता हूँ, वो लेट डेवलप हुआ था। तब तक मैंने जब संकल्प अकेडमी को फ़ोन किया और मैंने पूछा उनसे स्लॉट के बारे में, तो उन्होंने बोल दिया था कि हमारे स्लॉट फुल हैं या 1-2 स्लॉट बचे हैं। लेकिन वो उन्होंने बोला था कि जैसे मैं चंडीगढ़ से हूँ तो उन्होंने बोला था कि कल एक लास्ट बचा है। तो ऐसे एकदम से अनप्लान्ड चीज़ मैं नहीं करना चाह रहा था अपने साथ, तो इसलिए मैंने इसको गिव अप कर दिया था। संकल्प में मैंने इसलिए नहीं दिया। मैं चाह रहा था पर्सनली देना, बट इनके पास स्लॉट नहीं था, इसलिए मैं नहीं दे पाया। उसके बाद बात करते हैं खान सर वाला। मुझे पहले इसके बारे में नहीं पता था, बट जब मैं AVKS अकेडमी में अपना मॉक इंटरव्यू देने गया, तो जब मैं वहाँ से बाहर आ रहा था तो एक वहाँ पे मेरा एक दोस्त बन गया था, उसने मुझे खान सर के इस मॉक के बारे में बताया था, एंड वो शायद खुद भी अपीयर हुआ था। तो उसने मुझे बताया था कि नेक्स्ट डे ही वो अपना पर्सनालिटी टेस्ट देने वाला है मॉक इंटरव्यू का खान सर ग्रुप के साथ। तो यहाँ से मैं आपको 2 चीज़ें समझाता हूँ। पहली चीज़ तो ये कि आपने जो सोच लिया ना, अभी आपने एक प्लान करोगे, उस प्लान के साथ ही स्टिक रहना। अपने प्लान किसी की भी बात सुन के चेंज मत करना। हो सकता है आपको ऐसे लोग मिलें जब आप मॉक इंटरव्यू देने जाओगे तो वहाँ और भी फेलो कैंडिडेट्स होंगे जो वहाँ बैठे होंगे जो बात करेंगे। हो सकता है वो आपको बोलें कि उसने तो 4 दिए हैं, उसने तो 5 दिए हैं। किसी की मत सुनना, अपने प्लान पे हमेशा कॉन्फिडेंस रखना। 2 मॉक दे के भी मार्क्स मिलते हैं, एंड आई पर्सनली नो सम कैंडिडेट जिन्होंने एक भी मॉक इंटरव्यू नहीं दिया था लेकिन उनके 100+ मार्क्स हैं। तो मॉक इंटरव्यू ये सोल क्राइटेरिया नहीं है कि आपके कितने मार्क्स आएंगे। ये सिर्फ एक लिटमस टेस्ट है इस चीज़ को चेक करने का कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। उसके अलावा मेरे साथ और भी कई चीज़ें थी। फॉर एग्जांपल, मैं चंडीगढ़ से दिल्ली ट्रेन में ट्रैवल करता था, फिर मैं मॉक देता था, फिर शाम को वापस चंडीगढ़ आता था। तो मेरा सारा प्लान ख़राब हो जाता अगर मैं नेक्स्ट डे रुक के खान सर वाला भी प्लान करता। प्लस मेरा इतना बजट भी नहीं था उस टाइम पे। खान सर वाला महंगा भी था, शायद 1000-1500 रुपये के आसपास का था। तो मेरे लिए हर तरह से ना ही हो रही थी, तो इसलिए मैंने खान सर वाला भी स्किप कर दिया था। बट मैंने ऐसा सुना था कि खान सर का जो पैनल है वो बहुत ही अच्छा है। तो ऐसा नहीं है कि मैं उनकी क्वालिटी पे एक क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ, नहीं, उनकी क्वालिटी हो सकता है बहुत अच्छी हो। ये मेरे खुद के पर्सनल रीजंस थे कि मैं नहीं दे पाया। मैं अपनी प्लानिंग के हिसाब से ही चलना चाहता था, उसको चेंज नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने 2 सोचे थे तो मैंने 2 ही दिए थे। एंड वैसे भी यार मैंने 3 सोचे थे स्टार्टिंग में। तो मैंने सोचा था संकल्प वाला दूंगा, उन्होंने मना कर दिया। और ये वाली तो ऐसी चीज़ थी ना कि देखो, मैं AVKS अकेडमी में 3 जून को गया था अपना पर्सनालिटी टेस्ट देने, और 10 जून को मेरा एक्चुअल था। तो 7 दिन बचे थे। अब उन 7 दिनों में मैं कैसे अपना एक दिन और निकाल के रख लेता, क्योंकि मैंने वो 7 के 7 दिन अपने पूरे तरह से प्लान कर रखे थे। तो अगर मैं एक दिन और कुछ और करता अगेंस्ट माई प्लान, तो मेरा पूरा प्लान गड़बड़ हो सकता था। इसलिए मैंने लास्ट मिनट पे कुछ भी चेंज नहीं किया। दिस इज़ अ वेरी बिग सजेशन फ्रॉम माई साइड। अपनी तरफ से लास्ट के 10 दिन में कुछ भी चेंज मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, क्या वर्चुअल मॉक्स देने चाहिए जो कि आपके वीडियो कॉल्स पे मॉक्स चलते हैं? भाई मेरा इस पे ब्लंट आंसर है नो, बिल्कुल भी नहीं देने चाहिए। हो सकता है कि आप लोगों के इस पे विचार अलग हों, दिस इज सब्जेक्टिव, बट मैं अपने विचार आपको बता देता हूँ। इट इज़ बेटर कि आप मॉक इंटरव्यू दो ही मत देन टू गिव वर्चुअल मॉक। रीज़न बताता हूँ। पहले आप खुद से क्वेश्चन पूछो कि आप मॉक इंटरव्यू दे क्यों रहे हो। ऑब्वियसली
आप अपने आप को टेस्ट करना चाहते हो कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। ऑब्वियसली आप चाहते हो कि बोर्ड मेंबर आपको आपकी वीकनेस बताए, आप वहाँ बैठो, एक्चुअल एनवायरनमेंट में जाके बैठो, आपको पता लगे कैसा लगता है जब 4 लोग आपके सामने बैठे होते हैं, आपसे क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं, क्या आप वहाँ पे नर्वस फील करते हो, आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स टेस्ट करना चाहते हो, आप खुद को टेस्ट करना चाह रहे हो। वो जो टेस्ट वाली फील है ना, वो आपको कभी भी नहीं आएगी वीडियो कॉल पे मॉक इंटरव्यू देने में। उसमें नेटवर्क इशू भी हो सकता है, उसमें सामने वाला बंदा एक ही होगा, वहाँ पे ऐसा तो है नहीं 4 लोग आपके साथ बैठे हैं, और अगर 4 लोग बैठे भी हैं तो एक ही सामने स्क्रीन पे आपको 4 लोग दिख रहे हैं या 3 लोग दिख रहे हैं या 2 लोग दिख रहे हैं, आपको गर्दन तो नहीं हिलानी पड़ रही। बट एक्चुअल इंटरव्यू में आप अपनी गर्दन भी हिलाओगे, सभी को एड्रेस भी करोगे, तो यहाँ पे वो चीज़ें सिमिट्री में नहीं बैठती हैं, इस वजह से मैं इस चीज़ को मना कर रहा हूँ। दूसरी चीज़, जो आपके वर्चुअल मॉक होंगे उसमें एंट्री एग्जिट जैसे तो कुछ होता ही नहीं है, उसमें तो कॉल कनेक्ट और डिस्कनेक्ट होता है, जो कि एक्चुअल इंटरव्यू से कोई लेना देना नहीं है। आप जब रूम में एंटर करोगे तो आप कैसे जा रहे हो, कैसे विश कर रहे हो, किस हिसाब से आपने अपने फेस पे स्माइल रखी हुई है, कैसे आप चेयर के साथ में या पीछे खड़े होते हो, कैसे बैठते हो, इन सब चीज़ों की जब आप प्रैक्टिस करोगे ना एक्चुअली, तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। फॉर एग्जांपल गर्ल्स के लिए उन्होंने क्या पहना है, अगर उन्होंने साड़ी पहनी है तो वो कैसे मैनेज कर रही हैं, अगर उन्होंने कोट पहना है तो वो कैसे मैनेज कर रही हैं, आप कैसे मैनेज कर रहे हो। फॉर एग्जांपल जब भी आप बैठोगे तो आपका जो ब्लेज़र होगा वो थोड़ा टाइट होगा, तो आपको आपका बटन खोलना है, तो आपका बटन कैसे खोलना है, बैठने के बाद खोलना है, बैठने से पहले खोलना है या बैठते टाइम खोलना है। ये सब चीज़ें आपको तब तक समझ में नहीं आएंगी जब तक आप असली मॉक इंटरव्यू नहीं दोगे। उसके बाद में सिटिंग एटिकेट्स, भाई मॉक इंटरव्यू अगर आप वर्चुअल दे रहे हो तो उसमें सामने वाला कैसे देख लेगा कि आप कैसे बैठे हो, या आपकी क्या मूवमेंट्स हैं, या आप क्या पहन के बैठे हो, आपकी सॉक्स कैसी हैं, आपकी टाई, आपकी बेल्ट कैसी है। जब तक ये नहीं वो देखेंगे तो आपके कैसे ही वो आपको इनपुट दे देंगे। आई कांटेक्ट वाला मैं बता चुका हूँ, आपकी हैंड्स और लेग मूवमेंट्स भी उतने अच्छे से नहीं देख पाएगा वो बोर्ड मेंबर जो आपसे वर्चुअल मॉक ले रहा है। एक्चुअल एनवायरनमेंट तो भूल जाओ, वर्चुअल मॉक कभी एक्चुअल एनवायरनमेंट नहीं दे सकता आपको, जिसमें एक बंद रूम हो, 4 लोग सामने बैठे हों और वो सब चीज़ें यहाँ नहीं हो सकती हैं। तो जब तक आप कम टेस्ट किए जाओगे तब तक आपके पास लेस सजेशंस आएंगी एंड देयर विल बी लेस स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो मेरी तरफ से बिल्कुल ना है, बाकी आपकी मर्ज़ी है। अब बात कर लेते हैं कि मॉक्स को एनालाइज कैसे करना है। देखो मॉक्स में 2 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एंड ये 2 तरह के क्वेश्चंस कैसे होंगे ये अभी तक आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस पे बात कर चुका हूँ, तो यहाँ अभी नहीं करूँगा। 2 तरह के क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन वो होंगे जो जेन्युइन होंगे, सेंसिबल होंगे। इन क्वेश्चंस का आंसर ढंग से देना। अगर आप नहीं दे पाए हो आंसर तो मॉक इंटरव्यू के बाहर आके इन क्वेश्चंस के आंसर को अच्छे से फ्रेम कर लेना, इनके आंसर्स, और रिवाइज कर लेना प्रॉपरली, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो यूपीएससी बोर्ड भी पूछ सकता है। उसके बाद कुछ रैंडम, अननेसेसरी और नॉनसेंस क्वेश्चंस भी मॉक इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। अगर इनके आंसर आप नहीं दे पाए हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यूपीएससी बहुत रेयर ही ऐसा होगा कि आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे, और अगर पूछ भी लेगा तो वो नॉलेज के लिए नहीं पूछेगा, वो किसी और चीज़ के लिए पूछेगा, जो मैं अभी आपको आने वाले टाइम में बताऊंगा। ये जो आर्ट है ना, द आर्ट ऑफ डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन जेन्युइन एंड रैंडम क्वेश्चंस, सबसे बड़ा डाउट यही आता है कि ये कैसे आइडेंटिफाई करे कि कौन सा जेन्युइन है और कौन सा रैंडम है। भाई इस चीज़ के ऊपर तो मैं आपको अपनी माइंडसेट वाली वीडियो में बता चुका हूँ, आपने ट्रांसक्रिप्ट्स भी एनालाइज की होंगी, आपने कुछ मॉक्स भी देखे होंगे, आपने कुछ एक्चुअल इंटरव्यू देने वाले लोगों से बात भी हो सकता है की हो, तो आपको अभी तक ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए कि यूपीएससी इंटरव्यू क्या पूछता है और क्या नहीं पूछता है। तो ये वाली जो आर्ट है ना, ये आपको खुद ही डेवलप करनी थी, इसीलिए मैंने माइंडसेट वाली वीडियो बहुत पहले अपलोड कर दी थी, ताकि तब से आप माइंडसेट बनाते आओ, तो जब तक आपका स्केड्यूल इशू हो तब तक आपका माइंडसेट बन जाए। तो जिनका बन गया है ठीक है, मुझे थैंक यू बोल देना, कोई बात नहीं। जिनका नहीं बना है वो भाई अपना अपने हिसाब से देख लेना, इसका मतलब आपने सीरियसली नहीं लिया था उस वीडियो को। नेक्स्ट इज, अगर आपने जेन्युइन क्वेश्चंस समझ लिए हैं कौन से हैं, तो सबसे पहले उनको प्रिपेयर करो, उनको पढ़ो, उनको प्रिपेयर करो, उनको रिवाइज़ करो, उनके आंसर्स अच्छे फ्रेम करो। अगर आपको लगता है कि उनकी क्वालिटी में और भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो सकती है तो वो करो। रैंडम क्वेश्चन यूपीएससी कम पूछता है, अगर पूछ भी रहा है तो वो आपका सिर्फ और सिर्फ टेम्परामेंट चेक कर रहा है, नॉलेज नहीं चेक करेगा। इसका मैं एग्जाम्पल भी दे के आपको समझाऊंगा अभी इस वीडियो में,
कि कैसे होते हैं रैंडम क्वेश्चंस। वो सिर्फ आपसे यूपीएससी बोर्ड अगर आपसे रैंडम क्वेश्चंस पूछ रहा है तो वो सिर्फ ये देखना चाह रहा है कि आप कैसे बिहेव करते हो उन सिचुएशंस में जहां आपको क्वेश्चंस के आंसर नहीं पता है या फिर आप क्लूलेस हो। तो आप क्या घबरा रहे हो, क्या फंबल कर रहे हो, क्या आप ज़बरदस्ती कर रहे हो उस क्वेश्चन के साथ, या आप क्या प्यार से यही बोल के उस क्वेश्चन को स्किप कर रहे हो कि सॉरी सर मुझे नहीं आता है बट आई विल रीड ऑन इट। तो यहाँ आपने अपना एक पॉजिटिव एटीट्यूड भी दिखा दिया, उस क्वेश्चन के साथ कोई छेड़खानी नहीं भी की, एंड आप आगे भी बढ़ गए और बोर्ड मेंबर इससे क्वेश्चन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऑलवेज रिमेंबर, मोस्ट ऑफ द गाइज आर बिग फैन ऑफ क्रिकेट। आपने हमेशा देखा होगा यार, बेशक चाहे T20 मैच चल रहा हो, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी चल रही हो, चाहे फाइनल मैच हो, कुछ ऐसी बॉल्स ज़रूर होती हैं जो बाउंसर हों, यॉर्कर हों, नकल बॉल्स हों, या इस टाइप की कई सारी बॉल्स होती हैं जो खतरनाक होती हैं। तो जितने भी अच्छे बैट्समैन होते हैं ना, वो उन बॉल्स पे रन नहीं बनाते हैं, उनको छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। और वो अच्छे बैट्समैन इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि वो ऐसा करते हैं। आपको भी यही सेम काम करना है, तभी अच्छे कहलाए जाओगे। ऐसे क्वेश्चंस के साथ छेड़खानी करोगे, ईगो पे लेके उनके आंसर्स देने की कोशिश करोगे, तो फिर आपके मार्क्स कट भी सकते हैं, क्योंकि आपने उल्टा सीधा कुछ बोला तो फिर काउंटर क्वेश्चंस की लड़ी स्टार्ट हो जाएगी जो रुकेगी नहीं। तो कोई ऐसा क्वेश्चन आए जिसका आपको कोई क्लू नहीं है, साफ बोलना है सॉरी सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, या फिर सॉरी सर मैम आई विल रीड ऑन इट, बस उसके बाद उसको छोड़ देना है, उसके साथ छेड़खानी नहीं करनी है। यही सेम चीज़ आपके साथ मॉक में होगी, आपसे दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको सबसे पहले जब आप मॉक देने अंदर जा रहे हो उस टाइम पे आपको इन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि कौन सा रैंडम है और कौन सा जेन्युइन है। अभी के लिए आपके लिए सारे ही जेन्युइन होंगे, बट जब आप बाहर आ जाओगे ना, तब आप अपनी एनालाइज करोगे मिस्टेक्स को। उस टाइम पे आप ये ध्यान दोगे कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस थे जिनके आंसर्स आप नहीं दे पाए। तो आप उन चीज़ों को एनालाइज कैसे करोगे? ऑब्वियसली आप अपनी वीडियो या तो अकेडमी आपको खुद ही बना के देगी या फिर आप अपना फ़ोन रखवा के बनाओगे। तो आप खुद ही अपनी वीडियो एनालाइज करोगे, वहाँ बैठ के देखोगे कि आपने क्या गलतियाँ की हैं, और आपको बोर्ड मेंबर्स जो होंगे वो भी सजेशंस देंगे कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो। उसके बाद जो आपके अनआंसर्ड क्वेश्चंस होंगे ना, जो आपने मॉक दिया उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपने आंसर नहीं दिए थे, फिर आप खुद से सवाल करोगे कि क्या ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता था। अगर यस, अगर वो जेन्युइन क्वेश्चन था तो फिर आपको उसका आंसर आना चाहिए था। ये मॉक इंटरव्यू था कोई बात नहीं, बट इसका आंसर प्रिपेयर कर लो। अगर आपको लगता है कि ऐसा क्वेश्चन बेहुदा था, नहीं पूछेगा यूपीएससी, ऐसे क्वेश्चन को इग्नोर करो, इन क्वेश्चन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और आगे बढ़ जाओ। बट यहाँ मैं फिर कह रहा हूँ, कोई भी चीज़ कल पे मत छोड़ना, बिकॉज टुमारो नेवर कम्स। अगर आपको लगता है मॉक इंटरव्यू में ऐसा कोई क्वेश्चन था जिसका आंसर आप नहीं दे पाए, बाहर आके आपको रियलाइज़ हुआ कि ये क्वेश्चन तो यूपीएससी पूछ सकती थी, मुझे नहीं आता था, आज रात को सोने से पहले उस क्वेश्चन के आंसर का एक अच्छा ब्लूप्रिंट तैयार कर लेना, उसको ढंग से रिवाइज कर लेना, अच्छा प्रॉपर आंसर तैयार कर लेना, उससे पहले सोना मत। इसके बाद ये 3 केस हैं, ये मैंने आपसे प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस करे थे, मैं यहाँ भी कर रहा हूँ। बोर्ड मेंबर ने आपसे क्वेश्चन पूछा, ठीक है, इस चीज़ को समझना है आपने एक्चुअल लाइव सिनेरियो के साथ, कि 4 लोग आपके सामने बैठे हैं, राउंड टेबल है, आप बैठे हो, बोर्ड मेंबर ने आपसे क्वेश्चन पूछा। केस नंबर 1, आपको क्वेश्चन आंसर आता है, आपने प्रैक्टिस किया है, आपने उसको आसानी से आंसर दिया, आप आगे बढ़ गए, ठीक है। केस नंबर 2, पढ़ा तो था लेकिन प्रिसाइजली आंसर याद नहीं आ रहा, एंड अभी आप बैठ के फ्रेम कर रहे हो। तो अगर आपको लगता है कि ऐसे क्वेश्चंस में आपको टाइम लगेगा, तो आपको क्या करना है, हमेशा बोर्ड मेंबर से पहले परमिशन लेनी है। परमिशन लेने के बाद अगर वो आपको परमिशन देते हैं, कुछ सेकंड्स का टाइम देंगे, तो आप उस टाइम पे सोच लो, और जल्दी करो सोचने का, 5 से 7 सेकंड में सोच के अब उनको आंसर दे दो। अगर याद नहीं आ रहा, सॉरी बोल के आगे बढ़ जाना, मैंने अभी बता दिया है। अगर याद आ जाए तो ठीक है, आंसर दे दो। बट अगर आपको अब भी ढंग से याद ना आए, बट आपको प्रिसाइजली याद नहीं आ रही हैं चीज़ें, मोटा मोटा ऊपर ऊपर से याद आ रहा है, कई बार ऐसा ही होता है कि मोटा मोटा याद आता है, ऊपर ऊपर से याद आता है, प्रिसाइजली याद नहीं आता, तो आप ऑब्वियसली गैस करोगे इस सिचुएशन में। तो गैस करने से पहले भी बोर्ड मेंबर से परमिशन ले लेना। अगर आपने बिना परमिशन लिए गैस किया और आपने आंसर उल्टा सीधा दिया, तो इस चीज़ का इम्पैक्ट आपके पूरे इंटरव्यू पे पड़ेगा, इस चीज़ का खास ध्यान रखना। सेकेंड थिंग इज, बिना परमिशन के गैस लेना मत, एंड ब्लाइंड गैसेज आर नेवर एवर एक्सेप्टेबल इन दी यूपीएससी इंटरव्यू।
0.2 अगर आंसर है तो उसका गैस 0.3 हो सकता है, 6 या 7 नहीं हो सकता। अगर आपने ये बोला तो ये ब्लंडर है, ये एक्सेप्टेबल है। तो ब्लाइंड गैसेस की कोई जगह नहीं है यहाँ पे। अब केस नंबर 3 आता है कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, आप क्लूलेस हो, आपको नहीं पता। प्यार से बोलो सॉरी सर नहीं आता, माफ़ कर दो, आई लुक इन टू इट। ये माफ़ कर दो वाली बात को ज़्यादा सीरियस मत लेना, ये बस मैंने वैसे बोल दिया है। द जेन्युइन थिंग टू से इन एन एक्चुअल यूपीएससी इंटरव्यू इज सॉरी सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, आई विल श्योरली लुक इन टू इट। उसके बाद ये एक चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर आपने केस 2 में टाइम मांगा बोर्ड मेंबर से, बोर्ड मेंबर ने बोला ठीक है आप टाइम ले लो और सोच के बता दो, बट अगर मीनवाइल बोर्ड मेंबर को लगा कि आप अनकंफर्टेबल हो और बोर्ड मेंबर ने अगर अगला क्वेश्चन पूछ लिया, उसके बाद आगे बढ़ जाना, पुराने क्वेश्चन पे मट्टी डाल के आगे बढ़ जाना, उसके बारे में भूल सोचना छोड़ देना। ऐसा ब्लंडर बिल्कुल भी मत करना कि बोर्ड मेंबर अगला क्वेश्चन पूछ चुका है लेकिन आप बोर्ड मेंबर को बोल रहे हो कि सर पुराना याद आ गया, बता दूं क्या। ये चीज़ कभी मत करना। ये चीज़ का आप कैसे ठीक कर सकते हो इसको, वो ऐसे कर सकते हो कि अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो इंटरव्यू के बाद बोर्ड मेंबर हो सकता है आपसे पूछे कि क्या आप कुछ कहना चाहते हो। तो उस टाइम पे आप बोल सकते हो कि सर यस, आपने एक क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर मुझे अभी याद आ गया है, तो क्या मैं अब आंसर दे दूं। ये भी आपने क्वेश्चन पूछना है उनसे कि अब दे दूं, आंसर देने मत लग जाना अपने आप ही। तो अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो ही करना ये काम, अपने खुद से ज़बरदस्ती आंसर देने की कोशिश मत करना, क्योंकि बोर्ड मेंबर ने जब आपसे पूछा था तब आप नहीं बता पाए थे। अब मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको बता देता हूँ। देखो, मैंने AVKS अकेडमी में दिया था, इंफ्रास्ट्रक्चर उनका ठीक है, बोर्ड भी उनका ठीक है। एक ADGP रैंक के कोई ऑफिसर थे वो बैठे हुए थे, एक मैम थी और एक मेरे ख्याल से नवीन सर ही हैं जो बोर्ड में बैठते हैं, 3 लोग थे। मेरे ख्याल से उनको 4 बिठाने चाहिए क्योंकि एक्चुअल इंटरव्यू में 4 बैठते ही हैं। बट यही सेम चीज़ दृष्टि में भी मुझे दिखी थी, उन्होंने भी 3 ही बिठाए थे। तो यार CAPF के जो मॉक लेने वाले हैं अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो अगर एक्चुअल में 4 बैठते हैं तो आप भी 4 बिठा लो, ताकि कैंडिडेट के लिए वो चीज़ें फेस करना और ज़्यादा ईजी हो जाएँ। नेक्स्ट इज़ 90% ऑफ द क्वेश्चन जो EVKS ने मुझसे पूछे थे वो जेन्युइन ही थे, कोई बहुत बेहुदा क्वेश्चन उन्होंने नहीं पूछा था। 600 रुपये उन्होंने फ़ीस ली थी, इस साल क्या होगी मुझे नहीं पता। फ़ोन करो उनको, अगर आपको स्लॉट बुक कराना है उनसे बात करो, उनसे पूछो कब मॉक स्टार्ट हो रहे हैं और अपना स्लॉट बुक करा लेना। वो लोग खुद से वीडियो बना के हमको नहीं दे रहे थे, हमारे टाइम पे नहीं ये फैसिलिटी थी। उन्होंने हमको बोला था कि आप खुद का ही फ़ोन दे दो, वो स्टैंड पे लगाएंगे और आपकी वीडियो बना देंगे। तो आप अपना फ़ोन में इतनी मेमोरी रख लेना कि आपकी एक अच्छी खासी वीडियो बन जाए, ताकि आप बाद में उसको यूज़ कर सको, यादगार की तरह रख सको या अपनी गलतियाँ ढूंढ सको। ओवरऑल इट वाज गुड, एंड उन्होंने मेरी जो वीकनेस थी वो आइडेंटिफाई ढंग से की थी, मुझे सजेशंस भी उन्होंने दी थी। बोर्ड वाज कोडियल और वो जहाँ हो सकता था वहाँ हेल्प कर रहे थे। नेक्स्ट वाज दृष्टि, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत ही एक्सीलेंट था, UPSC के इंफ्रास्ट्रक्चर से भी ज़्यादा बेटर था। 80-85% क्वेश्चंस जो थे वो जेन्युइन थे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो दृष्टि वालों ने मेरे से पूछे जो जिनका क्वेश्चंस नहीं बनता था, रैंडम और सेंसलेस क्वेश्चंस भी पूछे थे, कुछ ही थे, 1 ही 2 थे, बहुत ज़्यादा नहीं थे। बाकी 80-85% के आसपास जेन्युइन क्वेश्चंस थे। ये मॉक इंटरव्यू बिल्कुल फ्री था, एंड यहाँ जाके ऐसा सच में लग रहा था कि एक एम्बियंस आपको दिख रहा था कि जो एक्चुअली UPSC इंटरव्यू में होता है, क्योंकि इन्होंने अपना रूम का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही बढ़िया बना रखा है। ऑनलाइन वेबसाइट है, वहाँ पे स्लॉट बुक कर लेना, इनके हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके पूछ लेना। ये लोग प्रॉपर वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और इनका एक पोर्टल है, दृष्टि की ऐप है, वहाँ आपको लॉगिन ID पासवर्ड दे देंगे, वहाँ से आप अपनी वीडियो देख सकते हो, बट आप डाउनलोड नहीं कर सकते हो। तो वो देख लेना, शायद 6 महीने की उसकी वैलिडिटी होती है, और वहाँ से उसको देख देख के अपनी कमियाँ निकाल लेना। ओवरऑल इट वॉज़ वेरी गुड, एंड इन्होंने भी मेरी वीकनेस निकाल दी थी। तो बेसिकली मेरी वीकनेस क्या थी? मेरी वीकनेस ये थी कि मैं बहुत ही लंबे आंसर्स दे रहा था। तो उन्होंने, दोनों बोर्ड मेंबर्स ने, AVKS और दृष्टि, दोनों ने एक ही बात बोली थी कि यू आर लिंगरिंग योर आंसर्स अ लिटिल लॉन्गर, आप क्रिस्प एंड टू द पॉइंट बताओ। मैंने इस चीज़ पे काम किया था, एंड रेस्ट इज़ हिस्ट्री। ऑब्वियसली जब मैं अपना एक्चुअल इंटरव्यू देने गया था तो मेरे दिमाग में एक ही चीज़ घूम रही थी, क्योंकि 2 इंटरव्यू में मुझे सिर्फ एक ही चीज़ बोली गई थी। तो मैं बार बार यही सोच रहा था कि यार मुझे लंबे आंसर नहीं देने हैं, टू द पॉइंट और क्रिस्प देने हैं। और अगर किसी क्वेश्चन का लंबा आंसर होगा भी ना तो बोर्ड मेंबर से पहले परमिशन ले लूँगा फिर दे दूँगा, बट अपनी मर्ज़ी से नहीं दूंगा,
क्योंकि ऑब्वियसली यार आप सभी चाहते हो कि आपके इंटरव्यू में डाइवर्सिटी हो, ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएं। आप एक ही चीज़ को लंबा खींच रहे हो तो आप अपने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये AVKS वालों की बुकिंग है, जो कि 3 जून को मेरा इंटरव्यू था। आप देख सकते हो यहाँ पे 2 जून को इनका मैसेज आया हुआ है कि आपका मॉक है 1 बजे दोपहर को। 3 जून को इनका फ़ोन आया था मुझे 7:55 पे कंफर्म करने के लिए कि आप आ रहे हो। मैंने बोल दिया था कि मैं आ रहा हूँ। ये इनका एड्रेस है, ये 2024 का एड्रेस था, अब चेंज हो गया हो तो मुझे पता नहीं। दृष्टि वालों का ये था, इन्होंने देखो आप देख सकते हो 6 जून को मेरा पर्सनालिटी टेस्ट था, मॉक इंटरव्यू दृष्टि में मैं गया था। इनकी कंफर्मेशन वेबसाइट पे भी आती है, इनकी मेल पे आती है, फ़ोन भी करके पर्सनली पूछते हैं ये। भाई दृष्टि वाला तो पक्का ही देना, दिस इज़ माई पर्सनल सजेशन। एंड फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे स्लॉट चलता है इनका। दृष्टि वाला मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक तो ये फ्री था, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज़ है। ठीक है, मॉक इंटरव्यूज़ तो फ्री होने चाहिए, मुझे नहीं लगता कि उसके पैसे चार्ज किए जाने चाहिए, क्योंकि मॉक इंटरव्यू का जो डेटा है वो बाद में कोचिंग अकेडमी यूज़ करती हैं, तो एटलीस्ट ये तो फ्री करना ही चाहिए आपको। उसके बाद दृष्टि वाले आपको आपके व्हाट्सएप पे भी ऐसे कन्फर्मेशन दे के बताएंगे कि आपका ये है। तो दृष्टि वाले में ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा है, AVKS वाले आपको खुद से मैसेज करके बताते हैं, बट मोर और लेस द थिंग इज सेम। स्लॉट बुकिंग करो, कन्फर्मेशन लो और अपने इंटरव्यू को स्केड्यूल अपने हिसाब से मॉक इंटरव्यूज़ को कर ले। नेक्स्ट इज़ कि आपको अपने मॉक्स को कैसे प्लान करना चाहिए। देखो जो लास्ट के 10 से 15 दिन होंगे ना आपके बिफोर योर एक्चुअल इंटरव्यू, उन 10 से 15 दिन में सिर्फ मॉक इंटरव्यूज़ दो। मॉक इंटरव्यूज़ देने हैं ताकि आप एक फॉर्म डेवलप कर लो ना, ताकि आपकी वो हेजिटेशन निकल जाए और आप एक फॉर्म डेवलप कर लो। मॉक इंटरव्यू मतलब इंटरव्यू के प्रोसेस को समझने में आपको ईजी हो जाए और आपका एक प्रैक्टिस ही बन जाए, ताकि एक्चुअल इंटरव्यू में आपको कम प्रॉब्लम हो। तो लास्ट के 10 से 15 दिन डेडिकेटेडली मॉक्स के लिए रख लेना। उसके बाद बैक टू बैक मॉक देने का मुझे नहीं लगता यार कोई सेंस बनता है। मैंने ऐसे लोग पर्सनली देखे थे जो ऐसा बोल रहे थे कि मैं तो 1 हफ्ते के लिए आया हूँ और रोज़ का एक मॉक दूंगा। मुझे नहीं लगता कोई फ़ायदा है उसका, क्योंकि यार आप आज आपका मान लो एक मॉक हुआ, उसमें आपको गलती बताई, जब तक आप उस गलती को सुधार नहीं रहे आप अगला मॉक दे रहे हो, उसका कोई सेंस नहीं बनता है। एटलीस्ट 2 दिन का गैप ज़रूर रखना बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव मॉक्स, ताकि इन 2 दिन में आप नेक्स्ट मॉक के लिए खुद को प्रिपेयर कर सको और अपनी गलतियों पे काम कर सको। उसके बाद मॉक इंटरव्यूज़ को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना यार, इनको हल्के में बिल्कुल मत लेना। प्रॉपर अटायर के साथ, प्रॉपर हेयर कट के साथ, जैसे एक्चुअल इंटरव्यू में जाओगे वैसे ही जाना। इसका रीज़न बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने सोचा था कि आप सपोज़ ये वाली टाई लगा के एक्चुअल इंटरव्यू में जाओगे, तो वही वाली टाई लगा के एक बार चले जाओ, ताकि बोर्ड मेंबर आपको बता दे कि आप ओड वन तो नहीं हो रहे, आप ओड वन आउट तो नहीं हो रहे, या टाई जो है वो आपकी अलग सी तो नहीं लग रही। तो ये सब चीज़ें आप प्रिपेयर कर लेना अपनी। तो आपने कोशिश ये करनी है कि जो आपका एक्चुअल अटायर है, जो आपने सोचा है कि आप एक्चुअली UPSC इंटरव्यू में पहन के जाओगे, वो एक बार किसी ना किसी मॉक को दिखा देना, उनसे पर्सनली सजेशंस ले लेना कि मैं ये पहन के जाऊँगा तो क्या ये ठीक है, क्या इसमें ऐसा तो कुछ नहीं है जो मुझे नहीं पहनना चाहिए, या आपत्तिजनक हो, या फिर ऐसा कुछ हो कि बोर्ड मेंबर को जिस पे कि आपत्ति हो कि आप ये मत पहनो, ये पहन लो। उनके सजेशंस को भी सीरियसली ले लेना। अब बात कर लेते हैं कुछ पोटेंशियल क्वेश्चंस की, जो कि पिछली वीडियो में कवर करने थे बट यहाँ कर रहा हूँ। नॉर्थ ईस्ट का मैप एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ ईस्ट में क्या प्रॉब्लम्स हैं और उनकी सॉल्यूशंस। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल क्या है उसके बारे में भी पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्किम भी नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल में है, कौन कौन है, कब बना था, क्यों बना था, क्या एग्जिस्टेंस है, आज भी क्यों एग्जिस्ट करता है, सब चीज़ें पढ़ लेना नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की। UPSC बोर्ड मेंबर्स को नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी इंटरेस्ट रहता है। जियोग्राफिकल ऑर्डर ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की, नॉर्थ से साउथ कौन से हैं और ईस्ट से वेस्ट कौन से हैं। नॉर्थ ईस्ट की ट्राइब्स कोई भी 5 याद कर लेना। मेरे मॉक इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा गया था। पहले उन्होंने ये पूछा था कि कोई भी 5 प्रॉब्लम्स बताओ जो नॉर्थ ईस्ट में चल रही हैं। फिर मैंने बताना स्टार्ट किया। फिर उन्होंने पूछा मेरे से क्वेश्चन कि मैंने शायद नागालैंड का नाम लिया था उनके सामने, तो उन्होंने बोला था कि आप नॉर्थ से साउथ में ऑर्डर में लगाओ जितनी भी स्टेट्स हैं। तो मैंने बताना स्टार्ट किया। तो मोस्ट लोगों को पता होता है कि ठीक है अरुणाचल प्रदेश में और त्रिपुरा में किसी को प्रॉब्लम नहीं होती, बट नागालैंड में और मणिपुर में प्रॉब्लम होती है, ऊपर नीचे वाली। तो शायद मैंने उनको शायद गलत बता दिया था। तो उन्होंने काउंटर क्वेश्चन पूछा था कि क्या आप श्योर हो कि ये वाला ऊपर आता है और ये वाला नीचे। तो मैं श्योर नहीं था, मैंने बोल दिया सॉरी सर, आई लुक इनटू इट। उसके बाद उन्होंने मेरे से जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था वो ये पूछा था कि अच्छा चलो बताओ कि नागालैंड में कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं। ऑब्वियसली ये एक रैंडम क्वेश्चन था, मुझे कैसे पता होगा यार कि नागालैंड में कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं, और मुझे कैसे पता होगा कि मणिपुर में कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं। ऐसे ही कर करके उन्होंने सारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की एक एक करके कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ पूछी कि किसकी 1 है किसकी 2 है, ऐसा कुछ। तो ऑब्वियसली मुझे तो मेरी वाली पता थी, तो मैं वहाँ पे बिल्कुल फंबल नहीं किया, मैं सॉरी सॉरी बोलता चला गया।
बट यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे आप गैस कर सकते हो, गैस करके बोल सकते हो, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंसीज देखोगे तो सबकी एक दो के आसपास ही हैं। तो आप गैस कर सकते हो कि सर 1 है 2 है, बट गैस करने से पहले परमिशन ले लेना, जैसे कि मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अपना खुद का एक अच्छा इंट्रोडक्शन प्रिपेयर कर लेना। खुद का इंट्रोडक्शन जब आप प्रिपेयर करो उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें घुसाने की कोशिश मत करना। सिंपल आपका नाम, कहाँ से आप आते हो, क्या आपकी क्वालिफ़िकेशन है, और एक दो चीज़ और। बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड करोगे तो अपना इंटरव्यू उतना ही ज़्यादा बढ़ाओगे, इस चीज़ को ध्यान रखना। उतनी ही चीज़ बताना जितनी आपको आती हैं। आपका नाम का मतलब, आप जहाँ से आते हो उनके क्वेश्चंस, काउंटर क्वेश्चंस, मतलब कुल मिला के बात यही है। अगर आपको अपना सिलेबस बढ़वाना है, अगर आपको अपने क्वेश्चंस का स्कोप बढ़वाना है तो अपना इंट्रोडक्शन बड़ा रखना। अगर आपको अपने क्वेश्चंस कम रखने हैं इंट्रोडक्शन से रिलेटेड तो अपना इंट्रोडक्शन छोटा रखना। तो क्रिस्प रखोगे, ज़्यादा फायदे में रहोगे। इसके काउंटर क्वेश्चंस भी प्रिपेयर कर लेना। नेक्स्ट इज योर फंडामेंटल राइट्स। सारे ढंग से पढ़ के चले जाना, सारे आपको याद होने चाहिए। DPSP फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ये सब वो चीज़ें हैं जो आप अपनी फोर्स में जब चले जाओगे तो ये सब चीज़ें आपकी काम आएंगी। ये सब आप अकेडमी में भी पढ़ोगे इन सब चीज़ों को, तो ये चीज़ आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेगी। तो पर्सनालिटी टेस्ट में तो याद रहनी ही चाहिए। उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्टेट्यूटरी बॉडीज़ के बारे में थोड़ा आइडिया रखना, ताकि अगर पर्सनालिटी टेस्ट में पूछा जाए तो एटलीस्ट आप ब्लैंक ना बैठो वहाँ पे। उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं। पिछले साल जो लोग पर्सनालिटी टेस्ट देने गए थे, हमारा जो बैच था 2023 वाला, उनसे भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में क्वेश्चन पूछे थे। ये वही छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन पर्सनालिटी टेस्ट में पूछी जाती हैं। और फिर बोर्ड मेंबर का माइंडसेट ये बनता है, यार इसको तो इतनी हल्की चीज़ भी नहीं आती, तो ये चीज़ अपने साथ मत कराना। नेक्स्ट इज़ इंडियाज़ रिलेशन विद वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ कैसी हैं, मिडल ईस्ट के साथ, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ, बाउंडरिंग जो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ, और अगर अभी फ़िलहाल कोई न्यूज़ में है कंट्री इंडिया के साथ तो उसके पर्टिकुलर रिलेशंस आपको पता होना चाहिए। बॉर्डरिंग कंट्रीज़ वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मिडल ईस्ट और वेस्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है UPSC बोर्ड का, और अभी तो वो टैरिफ वाला चल भी रहा है, आपको पता ही है, USA के साथ। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। और इंडियन डायस्पोरा कहाँ कहाँ है, हमारे इंडिया के क्या इंटरेस्ट हैं, वो सारे भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। नेक्स्ट इज़ 2 पोर्ट्स हैं, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है एक, उसके बारे में पढ़ लेना। चाहबार पोर्ट आपका और ग्वादर पोर्ट, उनको ढंग से पढ़ना, उनके क्या स्टेक्स हैं वो सब अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट इज़ आपका जो डिग्री और सब्जेक्टिव नॉलेज है उसकी बॉर्डर पे क्या ज़रूरत है, वो इस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कि मेरा एक दोस्त था, मुझे फिजिकल में मिला था, उससे ये क्वेश्चन पूछा था, यार आप तो कंप्यूटर साइंस से हो, भाई बॉर्डर पे कंप्यूटर साइंस की क्या ज़रूरत है, हम आपको क्यों लें। ऐसे क्वेश्चंस में टेम्परामेंट चेक किया जाता है, इनके अच्छे आंसर प्रिपेयर कर लेना। तो जो सिविल, मैकेनिकल और इन सब फील्ड के लोग हैं, आपकी पर्टिकुलर फील्ड की बॉर्डर पे क्या ज़रूरत है, इसकी अच्छे से 3-4 पॉइंट्स बना के प्रिपेयर कर लेना, ताकि आप एटलीस्ट ब्लैंक ना बैठो। नेक्स्ट इज़ जो हमारी डिफेंस फोर्सेस हैं उसमें किसी को भी शहीद नहीं बोलते हैं, किल्ड या फिर लेट डाउन लाइफ ऐसा बोलते हैं। तो शहीद क्यों नहीं बोलते हैं ये पढ़ लेना खुद से ही। यूनिफॉर्म्स की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, जैसे कि कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म एट्सेट्रा, ये क्या क्या है पढ़ लेना। यूनिफॉर्म के कंपोनेंट्स तो मैंने बता ही दिए थे। पैरामिलिट्री क्या होती है, CAPF क्या होती है, दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं। अभी हम CAPF यूज़ करते हैं, पैरामिलिट्री यूज़ नहीं करते हैं। किसने इसको कॉइन किया था, इसका मतलब क्या होता है, और किसने बोला था कि हम ये यूज़ नहीं करेंगे, अब CAPF यूज़ करेंगे, इसके बारे में भी पढ़ लेना। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाने की ज़रूरत क्या थी, पुराने वाले में ऐसी क्या खराबी आ गई थी, क्या ही ज़रूरत पड़ गई थी इतने हज़ारों करोड़ों रुपए खर्चने की, इसके बारे में पढ़ लेना। डिलिमिटेशन कमीशन से इसका लेना देना है वो पढ़ लेना। CAPF इन डिटेल अच्छे से कर लेना, कितनी सारी फोर्सेस हैं, कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज़ के अंदर आती हैं, और आज भी वो एग्जिस्ट करती हैं तो क्यों एग्जिस्ट करती हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई थिंक मैंने मॉक इंटरव्यू से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। नेक्स्ट आई विल अपलोड अ वीडियो रिगार्डिंग द यूनिफॉर्म, द ड्रेस कोड रिक्वायर्ड फॉर द UPSC CAPF personality test. So that's all folks, I'll see you soon in my next video.